हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वह अध्याय है भाषा और उसका स्वरूप। देखिए, सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हिंदी क्या है, भाषा क्या होती है और भाषा का स्वरूप क्या होता है। देखिए, कोई भी जो भाषा होती है वह ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भाषा का निर्माण होता है। तो आज उसी भाषा के स्वरूप के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ये हिंदी क्या है। देखिए, हिंदी क्या है, जैसे अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, फ़ारसी और लैटिन, ये सभी क्या हैं, ये सभी भाषाएं हैं। तो हम कह सकते हैं जो हिंदी है वो एक भाषा है। अब सवाल ये उठता है कि ये भाषा क्या होती है। देखिए, भाषा क्या होती है, भाषा का स्वरूप क्या होता है। देखिए, भाषा हम कह सकते हैं कि भाषा वह शब्द है जिससे मनुष्य अपने, या फिर हम भाषा को शब्द ना कह करके हम उसको माध्यम कह सकते हैं। जो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा क्या है, भाव और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, भाव विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। ठीक है, अब ये हुई भाषा। और भाषा का स्वरूप क्या होता है, भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, जो भाषा होती है, भाषा कहाँ से शुरू होती है, ध्वनि से होती है। देखिए, हम कैसी भी ध्वनि निकाल दें, हम का निकाल दे तो हम हिंदी में तो उसको का लिख देंगे, लेकिन उसी का को हम अगर इंग्लिश भाषा में लिखें तो हम के लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, प्रतीक चिन्ह हैं। तो ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों को हमने क्या है, एक निश्चित प्रतीक दे दिया। ध्वनियों को क्या है, हमने एक निश्चित प्रतीक दे दिया है। जैसे का को हमने का भी लिखा और के भी लिखा। ये अन्य अन्य भाषाओं के अपने द्वारा निश्चित किए गए चिन्ह हैं। तो ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह, निश्चित प्रतीक चिन्ह लिख सकते हैं। ध्वनियों के निश्चित प्रतीक चिन्ह, और वो ध्वनियों के निश्चित प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, वो बनते हैं हमारे वर्ण। ठीक है, और जब वर्ण बनते हैं, हम ध्वनियों को कोई प्रतीक चिन्ह दे देते हैं, तो वर्णों से क्या बनते हैं, फिर बनते हैं हमारे शब्द। क्या बनते हैं, फिर बनते हैं हमारे शब्द। और शब्द ही क्या होते हैं, एक भाषा का आधार होते हैं। शब्दों को हम कह सकते हैं कि शब्द क्या होते हैं, भाषा का आधार होते हैं। अब आते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा है क्या। देखिए, जो भाषा है वो भाषा शब्द है, वो भास धातु से निर्मित है। ठीक है, भास धातु से निर्मित है, और भास का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने भाषा का निर्माण किया। तो उस भाषा का निर्माण करने के लिए उसने जिन ध्वनियों को प्रतीक चिन्ह दिए, उसी से क्या है, उसने भाषा का स्वरूप खड़ा किया। इसके बाद अगर हम कहना चाहें कि जब मनुष्य उच्चारण के समय जब अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालता है, और उन ध्वनियों के उच्चारित स्वरों को, या फिर कह सकते हैं इन ध्वनियों के मेल से जो भी शब्द का निर्माण होता है, उनको क्या कहते हैं, हम भाषा का आधार कह सकते हैं। या फिर उन ध्वनियों के निश्चित चिन्हों को के आधारों से, यानी कि चिन्हों के द्वारा जो शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों के निर्माण से भाषा का स्वरूप सामने आता है, या फिर भाषा का निर्माण होता है। तो ये आपका ये जो है हिंदी भाषा कैसे शुरू होती है, या फिर कोई भी भाषा कैसे शुरू होती है, या फिर भाषा का क्या स्वरूप होता है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद भाषा ध्वनि और प्रतीकों की वह व्यवस्था है। इसकी परिभाषा में अगर लिखना चाहें तो कि ध्वनि जो भाषा है वो ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर अथवा लिखकर कर सकता है। देखिए, जो मनुष्य होता है वो दो तरीके से अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है, या तो लिखकर या फिर बोलकर।
और दूसरे के जो भाव और विचार हैं उनको ग्रहण कर सकता है, या तो सुनकर या पढ़कर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। तो दोस्तों अब आते हैं हम भाषा के महत्व पर, कि भाषा की हमारे जीवन में इतनी क्यों आवश्यकता है, इतना क्यों महत्व है भाषा का। देखिए, जो भाषा का महत्व है वो उसके द्वारा इंसान क्या है अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकता है और दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण भी कर सकता है। देखिए, इस संसार में सिर्फ एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान कर सकता है या अपने भावों को प्रकट कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने भाषा के माध्यम से क्या है अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सके। इसलिए मनुष्य को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी जीव कहा जाता है। तो इसके जो भाषा के महत्व हैं वो क्या है कि भाषा जो होती है वो मानव के मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था क्रम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के द्वारा वो एक भाषा का निर्माण करता है वो उससे क्या है वो अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकता है। इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा होती है उस भाषा के द्वारा व्यक्ति क्या है अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति माने होता है अपने अंदर का जो भी भाव है उसको प्रकट कर सकता है। यानी कि हम इसमें एक महत्व में लिख सकते हैं कि अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है भाषा के माध्यम से। ठीक है, इसका जो दूसरा महत्व है भाषा में कि जो भाषा होती है इसके द्वारा व्यक्ति क्या है शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यों को भी कर सकता है। देखिए, जो शिक्षा होती है, शिक्षा बिना भाषा के हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक कोई भाषा ही नहीं होगी तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो शिक्षा में तीसरा आपके साहित्य में, देखिए कोई भी साहित्य लेखन होता है या फिर कोई भी लेखन कार्य होता है वो भाषा के आधार पर ही किया जाता है। तो साहित्य जितना भी है गाना, कहानी, निबंध लेखन, संवाद लेखन, ये सभी क्या है भाषा के ही द्वारा निर्मित होते हैं। तो भाषा का महत्व इन साहित्य के लिए और शिक्षा के लिए भी है। चौथा आता है कि जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, देखिए जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं उन प्रशासनिक कार्यों में भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। जब तक हम अपने भाव विचारों को प्रकट करके सामने वाले को नहीं बताएंगे तो तब तक हमारा प्रशासनिक कार्य कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा के माध्यम से नेता और मंत्री ये सभी क्या हैं अपने भाषण के द्वारा ही क्या है अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं और यही एक भाषा के द्वारा कार्य किया जाता है। तो भाषा का महत्व प्रशासनिक कार्यों में भी है। इसके बाद आता है कि समाज जो भाषा के जो रूप हैं वो कितने हैं। देखिए, जो भाषा के जो रूप हैं वो भाषा के समाज में दो प्रकार के रूप प्रचलित हैं, और वो भाषा के रूप दो प्रकार के कौन कौन से हैं या हम लिख सकते हैं भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के रूप। ठीक है, और ये दो प्रकार से समाज में प्रचलित हैं। ठीक है, जो पहला रूप है वह हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप, और दूसरा जो है वो कह सकते हैं हम लिखित रूप। तो इन दो माध्यमों से, इन दो भाषा के रूपों से ही व्यक्ति क्या है अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है, अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे दोनों के बारे में। तब तो दोस्तों अब आते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। प्राचीन काल में क्या होता था, जो शिक्षा का माध्यम था वो मौखिक भाषा ही थी। जो गुरुकुलों में गुरु लोग जो होते थे वो क्या है अपने शिष्यों को मौखिक भाषा के द्वारा ही क्या है ज्ञान प्रदान किया करते थे। आज इस मौखिक भाषा का महत्व उतना ही है जितना पूर्व में था, लेकिन इसको मौखिक भाषा को और स्थायी बनाने के लिए एक भाषा का निर्माण और हो गया है, और वो है लिखित भाषा। तो मौखिक जो भाषा है वह भाषा का वह स्वरूप है जिसमें भावों और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो केवल बोलकर किया जाता है और बोलकर ही समझा जा सकता है। जो मौखिक भाषा होती है वो जो मौखिक भाषा कहलाती है, या फिर भाषा के इस रूप के दर्शन दो व्यक्तियों के बीच में क्या होते हैं बातचीत से होते हैं, या आमने सामने का जो वार्तालाप होता है उसके द्वारा हमें ये मौखिक भाषा देखने को मिलती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है या वार्तालाप कर रहा है या फिर किसी घटना पर संवाद कर रहा है, तो उन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो उनके बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो क्या है मौखिक भाषा है।
भाषा का जो सबसे मौखिक, जो हम कह सकते हैं भाषा का जो मौखिक रूप है वो सबसे प्राचीनतम है, और यही पूर्व में या फिर प्राचीन काल में क्या था, शिक्षा का आधार था, या फिर हम ऐसे भाषा का मूल रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि भाषा की शुरुआत होती है मौखिक से। जब हम बोलेंगे तभी पढ़ेंगे या फिर तभी लिख पाएंगे। तो इसमें एक खासियत और है कि जो ये मौखिक भाषा है, इस मौखिक भाषा को क्या है, अनपढ़ व्यक्ति भी क्या है, प्रयोग में ला सकते हैं या फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं हम वो लिख सकते हैं, जैसे कि यह भाषा सबसे प्राचीनतम है। दूसरी बात, अनपढ़ व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो बात निकल के आती है कि ये जो भाषा है, ये भाषा, इस भाषा के दर्शन कहाँ होते हैं, वार्तालाप के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि बातचीत के द्वारा। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो तब क्या है, हमें मौखिक भाषा के क्या है, दर्शन होते हैं। और केवल ये जो भाषा होती है, इसको केवल कैसे बोल सकते हैं हम, केवल मुख के द्वारा। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं ये मौखिक भाषा की हैं। इसके बाद जो आता है वह आती है लिखित भाषा। तो दोस्तों, भाषा का जो दूसरा स्वरूप है वह है लिखित स्वरूप या फिर लिखित रूप। भाषा का यह रूप क्या होता है, इसमें क्या जो भाव और विचार होते हैं व्यक्ति के, वो क्या लिखकर प्रकट किए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखित भाषा होती है, इस भाषा को केवल पढ़े लिखे लोग ही क्या है, प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें क्या है, अनपढ़ व्यक्ति क्या है, इसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाषा का वह स्वरूप जिसको केवल पढ़कर या लिखकर भाव और विचारों का आदान प्रदान किया जाए, वो लिखित भाषा है। इसके बाद जो अगला इसमें जो बिंदु है वो कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या है, वही इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग ही व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला बिंदु आता है, देखिए इसको क्या है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या है, हम संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और उस ज्ञान को क्या है, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है, पहुंचा सकते हैं। और यही क्या है, इस लिखित भाषा की सबसे मुख्य विशेषता है। तो ज्ञान का संचय हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ज्ञान का संचय, और इसके द्वारा हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी पीढ़ी तक हम पहुंचा सकते हैं इस लिखित भाषा के माध्यम से। जो अगला बिंदु इसमें आता है वह यह है कि इसके द्वारा जो हम क्या है, साहित्य होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस लिखित भाषा के द्वारा हम क्या है, लिखित रूप के कारण ही आज ही अपना इतिहास जानने में क्या है, सक्षम है। जो हमारा इतिहास है उसको क्या है, हम लिखित भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। देखिए लिखित भाषा नहीं होती तो हमें अपने प्राचीन भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, इतिहास, जितने भी राजा महाराजाओं के बारे में पता नहीं चलता। ये सब किसकी देन है, ये लिखित भाषा की देन है। तो इतिहास जानने में सहायक जो लिखित भाषा है वो क्या है, इतिहास जानने में सहायक है। देखिए इसके कितने मुख्य मुख्य बिंदु निकल के आ रहे हैं। इसके बाद ही जो ये हम इस पूरे ज्ञान का जब संचय करते हैं, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं साहित्य। देखिए हमने कोई भी कहानी लिखी या फिर कोई भी बात लिखी, वो साहित्य में आ जाती है। तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुरक्षित रखना वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। इसके बाद ही जो भाषा का जो लिखित रूप के कारण ही आज हम क्या है, अपने जो भाषा है उसको और प्रभावी बना पाए हैं। इसके साथ ही जो भाषा का जो विकास हुआ है,
जो लिखित भाषा का जो विकास हुआ है वो मौखिक भाषा के बहुत वर्षों बाद हुआ है। तो सबसे जो मूल भाषा है वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। और मौखिक भाषा के ही द्वारा क्या है, इस लिखित भाषा का क्या है, निर्माण हुआ है। साथ ही साथ भाषा का जो विकास है वो मौखिक विकास के क्या है, बहुत वर्षों बाद जब निर्माण हुआ इसका, तो उसके बाद क्या है, इस लिखित भाषा के द्वारा ही क्या है, ज्ञान विज्ञान का क्या है, प्रचार होने लगा। देखिए लिखित भाषा के माध्यम से ही क्या है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार हुआ। और क्या है, हमें क्या है, जो हमारी जब 19वीं सदी में क्या है, हमारे जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो लिखित भाषा के माध्यम से ही क्या है, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं निकाली गई जिनसे क्या है, जनता में क्या है, जागरूकता फैले और वो अपने देश के लिए लड़े। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो लिखित भाषा है, इस लिखित भाषा के द्वारा क्या है, ज्ञान और विज्ञान का प्रचार कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान का प्रचार। देखिए ये तो हुई आपकी लिखित भाषा। इसके अलावा कुछ विचार जो होते हैं वो क्या है, संकेतों के द्वारा भी प्रकट किए जा सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन सांकेतिक भाषा के द्वारा जितने भी भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे कि सिर हिलाकर, ताली बजाकर, या फिर हम कह सकते हैं आंखें बड़ी करके, ये सभी क्या है, इशारे या फिर उंगली दिखा करके, ये सभी क्या है, सांकेतिक हैं, ये संकेत देने वाले चिन्ह हैं। लेकिन जो जितने भी ये संकेत दिए जाते हैं ये अस्पष्ट और क्या है, अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनका क्या है, कोई हम स्पष्ट तरीके से क्या है, हम अर्थ नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, भाषा के स्वरूप के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन ये अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनका जब भाषा वह होती है जिससे क्या है, भाव और विचार पूर्ण रूप से क्या है, स्पष्ट हों। लेकिन जो सांकेतिक रूप है, इससे क्या है, भाषा का कोई हमें पूर्णता नहीं मिलती है, ना कोई स्पष्टता मिलती है। या फिर जो सांकेतिक रूप है, जो भाषा का जो सांकेतिक रूप है, इसके द्वारा यदि हम सिर हिला रहे हैं तो हमें ये पता नहीं कि हाँ बोल रहा है या कि बुला रहा है। देखिए सिर हिलाने का अर्थ ये भी होता है कि आ जाओ, या फिर हाँ बोलना भी होता है। तो ये क्या अस्पष्ट और क्या है, ये अपूर्ण चिन्ह होते हैं, तो इनसे क्या है, हम अर्थ नहीं लगा सकते। जो भाषा की अभिव्यक्ति के जो दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, ये मौखिक भाषा को जो लिखित रूप प्रदान करता है वो क्या होता है, लिखित भाषा होती है। देखिए जब मौखिक जो भाषा होती है उसको हमने लिखित रूप दे दिया, और वो लिखित रूप किसके द्वारा दिया, कुछ निश्चित चिन्हों के द्वारा, और इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने कमल बोला, लेकिन कमल को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये उसकी भाषा का क्या है, अलग चिन्ह है, इंग्लिश भाषा के अलग चिन्ह, और ये क्या है, हमारी भाषा की यानी हिंदी भाषा के चिन्ह हैं। तो इन चिन्हों को जो ये निश्चित चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इन्हीं लिपि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बात और ध्यान रखिए, जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा को क्या है, हम जब स्थायी रूप देते हैं, यानी कि उसे पक्का एक स्थायी रूप दे देते हैं, और तो वो किसके द्वारा देते हैं, वो देते हैं लिखित भाषा के द्वारा। तो लिखित भाषा का यह भी एक विशेषता है कि ये क्या है, मौखिक भाषा को क्या है, मौखिक भाषा को स्थायी रूप देती है। स्थायी रूप देती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे लिपि क्या होती है। देखिए लिपि के बारे में मैंने समझाया, और लिपि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब मौखिक भाषा के बाद जब हम लिखित भाषा का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो ध्वनियाँ निकलती हैं मौखिक भाषा में, उनको कुछ चिन्ह दिए जाते हैं जो निश्चित चिन्ह होते हैं, और उन चिन्हों को जब हम एक लिखित रूप दे देते हैं, एक निश्चित चिन्ह दे देते हैं, तो उसको हम लिपि कह सकते हैं। या फिर हम इसकी परिभाषा में ये भी कह सकते हैं, जो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। देखिए संसार की जो प्रत्येक भाषा है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, इन सभी भाषाओं के क्या हैं,
अपने अलग अलग लिपियां हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इनके अलग अलग चिन्ह हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं लिपि। देखिए जैसे कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा की जो क्या कहते हैं लिपि है, वो क्या है, वो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिपियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हमारी जो हिंदी में कुछ देवनागरी लिपि में जो कुछ भाषाएं आती हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, ठीक है, ये सभी जो भाषाएं होती हैं, ये सभी जितनी भी भाषाएं हैं, ये कौन सी लिपि की हैं, ये देवनागरी लिपि कहलाती हैं। और इनकी जो लिखने का तरीका है वो बाएं से दाएं ओर है, बाएं से दाएं, ठीक है। जैसा कि हम लिख रहे हैं, देखिए बाएं से हम दाएं की तरफ लिख रहे हैं, तो ये कौन सी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। इसके बाद जो अगली जो विश्व में और भी भाषाएं हैं, जैसे कि उर्दू, फारसी, अरबी, देखिए ये जो तीनों भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है वो फारसी लिपि है। और फारसी लिपि का जो लिखने का तरीका है वो दाएं से बाएं है, दाएं से बाएं। देखिए अगर हमको ये फारसी लिपि लिखनी है तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद दो अन्य भाषाएं और हैं, जैसे कि अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है, रोमन लिपि है। और रोमन लिपि भी कैसे लिखी जाती है, इसी तरीके से लिखी जाती है। और जो जैसे कि पंजाबी भाषा है हमारे भारत में, और पंजाबी भाषा की क्या लिपि है, वह है गुरमुखी। और गुरमुखी भी कैसे लिखी जाती है, वो बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। तो ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, क्योंकि इन लिपियों के माध्यम से क्या है लिखित भाषा का स्वरूप तैयार होता है। तो इसके बाद, इस लिपियों के बाद हम जानेंगे कि भारत का जो हिंदी का जो विकास है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो कैसा रहा है, और आज वर्तमान काल में वो कहाँ तक पहुँच गया है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो कैसा है, हिंदी भाषा का निर्माण कैसा है। देखिए जो हिंदी का उद्भव माना जाता है वो संस्कृत भाषा से माना जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा है वो किसकी जननी है, वो हिंदी भाषा की जननी है। और संस्कृत से हिंदी तक के विकास में अनेक बार क्या है परिवर्तन हुए, अनेक बार क्या है इसकी लिपियों में, इसके व्याकरण में क्या है परिवर्तन हुए। लेकिन जो आज की जो साहित्यिक हिंदी है, जो आज हम ये कह सकते हैं पहले क्या थी, ये संस्कृत से उत्पन्न हुई थी, और संस्कृत से उत्पन्न होने के बाद ये क्या बनी, हिंदी बनी। और जो हिंदी की जो आज की साहित्यिक बोली है, यानी साहित्य में जो प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी की बोली है वह कौन सी है, हम कह सकते हैं कि वो हिंदी की साहित्यिक में खड़ी बोली कार्य करती है। जो खड़ी बोली होती है आज पूरे विश्व में क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं पूरे इंडिया में, विश्व में जहाँ भी हिंदी भाषा का जो स्वरूप तैयार होता है वो खड़ी बोली से तैयार होता है, या फिर जो भी साहित्यिक कार्य होते हैं या भी जो भी शिक्षा के या प्रशासनिक कार्य होते हैं वो खड़ी बोली के माध्यम से होते हैं। और खड़ी बोली की जो मेन जो बोली है वो खड़ी बोली है। इसी के द्वारा क्या है हम शिक्षा, प्रशासनिक कार्य या फिर हम ये कह सकते हैं साहित्यिक कार्य इसी खड़ी बोली के माध्यम से होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज की जो हिंदी भाषा है वो जिसका और हिंदी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो खड़ी बोली पर टिका हुआ है। इसके साथ ही इसका जो विकास हुआ है मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ है। इस खड़ी बोली का विकास कब हुआ है, 19वीं शताब्दी में हुआ है। और इसी शताब्दी में क्या है सबसे ज़्यादा ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार भी आरंभ हुआ था। देखिए लोगों तक ज्ञान और विज्ञान को पहुंचाने के लिए जब हिंदी भाषा को चुना गया था, क्योंकि यह जो भाषा थी ये आम लोगों की जानकारी में थी, आम लोग क्या है इस भाषा से क्या है परिचित थे। तो क्या है भारत की जितनी भी अधिकांश जो जनता थी इस हिंदी भाषा को क्या है बोल भी सकती थी और समझ भी लेती थी, तथा ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से क्या है अधिक क्या है निकट भी थी। इसीलिए क्या है ज्ञान और विज्ञान या फिर हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों की लड़ाई में ये जो हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली थी, या फिर हम ये कह सकते हैं क्योंकि भारत क्या है
विभिन्न भाषाओं का देश है, लेकिन हिंदी क्या है अधिकतर बोली जाती थी, आम लोगों की समझ में आती थी, आम लोगों की सभ्यता और संस्कृति के निकट थी, इसलिए इस भाषा को चुना गया। तो जो भारत का जो इतिहास है वो उस इतिहास में क्या है, हिंदी की खड़ी बोली ने भी, या फिर हम ये कह सकते हैं हिंदी भाषा ने भी बहुत अहम रोल निभाया है। इसके साथ ही जब स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गई हमें, जब 1947 में हमको क्या है स्वतंत्रता मिल गई, उस स्वतंत्रता मिलने के बाद हिंदी को क्या है महत्वता स्वीकार करते हुए, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होते हुए या इसका महत्व बताते हुए 14 सितंबर 1949 को क्या है इसको क्या है एक हिंदी दिवस का रूप दे दिया गया। और 14 सितंबर को क्या है इसको एक हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस बनाते हैं। साथ ही साथ जब इसको एक दिवस दे दिया गया था कि 14 सितंबर को क्या है हिंदी दिवस मनाया जाएगा, उसी दिन 1949 को जब संविधान के अनुच्छेद 343 में देखिए ये बहुत मुख्य बिंदु हैं, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी दिवस कब होता है, ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है। और हिंदी को जब अब हम आते हैं कि अनुच्छेद 343 में संविधान के 343 में राज्यसभा ने ये घोषित किया गया कि जो हमारी लिपि है वो कौन सी रहेगी, देवनागरी रहेगी। और आज हम 14 सितंबर को क्या है हिंदी दिवस के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो ये सब क्या है इसमें स्वीकार किया गया कि 14 सितंबर को क्या है हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या है हमारी लिपि को क्या बता दिया गया, हमारी देवनागरी लिपि रहेगी, ठीक है। ये सब क्या है अनुच्छेद 343 में ये बताया गया है कि जो हमारी लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 1949 में जब ये फैसला लिया गया था, जब राज्यसभा ने, जब 1949 में 343 अनुच्छेद के अंतर्गत लिपि किसे बताया गया था, देवनागरी को, ठीक है। और जो भाषा या फिर हम ये कह सकते हैं राजभाषा किसे बताया गया था, हिंदी को बताया गया था। यानी कि जितने भी राज्य के कार्य होंगे या फिर जितने भी देश के या फिर केंद्र के जितने भी कार्य होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे। तो हिंदी को क्या है राज्य भाषा का दर्जा मिल गया था। तो दोस्तों जब संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी बताया गया, उसी के साथ जो हमारा देश में अन्य भाषाएं थी उनमें क्या है कुछ प्रमुख भाषाएं थीं जिनको क्या है संविधान ने क्या है स्वीकृति प्रदान की कि वे अपने राज्य काज में क्या है इन भाषाओं का क्या है प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न भाषाओं का देश है, तो सभी भाषाओं को स्वीकृति ना देते हुए कुछ प्रमुख भाषाओं को यानी कि 22 भाषाओं को संविधान ने स्वीकृति दे दी। उन 22 भाषाओं में जो हमारी हिंदी भाषा थी उसको मातृभाषा एवं राजभाषा बताया गया, ठीक है। तो हमारी हिंदी को क्या है राजभाषा बताया गया था। और उन 22 भाषाओं में जो 22 भाषाएं थीं, उन 22 भाषाओं में जैसे कि असमी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी, बंगाली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये प्रमुख जो 22 भाषाएं थीं इनको क्या है संविधान ने क्या है स्वीकृति देती थी। इसके बाद हम कह सकते हैं जो हिंदी का जो क्षेत्र है वो पूर्व में कैसा था, बहुत ही छोटा क्षेत्र था, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त क्षेत्र था। लेकिन अब जो हिंदी का क्षेत्र है वो क्या है निरंतर क्या है बढ़ता जा रहा है। इसका जो क्षेत्र है वो निरंतर क्या है विस्तार पा रहा है। तो भारत के अलावा जो जितने देश हैं, कुछ देश हैं प्रमुख जैसे फिजी है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, इन देशों में क्या है हिंदी का क्या है प्रचार और प्रसार लगातार क्या है बढ़ता जा रहा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या को देखते हुए क्या हो गया है, अब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान हो गया है। हिंदी भाषा का जो बोलने वालों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। साथ ही जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, वो राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त है।
क्योंकि हमारी भाषा को क्या है, एक तो राजभाषा का, साथ ही साथ राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इन सभी का कार्य क्या है, हमारी हिंदी भाषा निभा रही है। इसके अलावा जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जिनमें प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें क्या है, जो हमारी जो हिंदी भाषा है ये प्रमुख भाषा है, वहाँ की क्या है वो राजभाषा है। और इन प्रदेशों में क्या है, वह मातृभाषा भी है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन प्रदेशों में, इनके अलावा जिन प्रदेशों में यह मातृभाषा नहीं है, वहाँ पर जो यह हमारी भाषा है ये संपर्क भाषा का रूप भी है, या फिर हम ये कह सकते हैं संपर्क भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं जो हमारी हिंदी मातृभाषा है वो हिंदी मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में आदि दायित्वों को निभाते हुए निरंतर क्या है, फल फूल रही है। तो इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और उपभाषा क्या होती है। इन तीनों के बारे में हम क्रम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा के बारे में हम बता देते हैं। तो जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, या जो भाषा क्षेत्र में बोली जाती है, वो भाषा किसका रूप ले लेती है, वो बोली का रूप ले लेती है। क्योंकि एक भाषा की कई बोलियां बन जाती हैं। जैसे हमारे मथुरा में ब्रज बोली जाती है, अवध क्षेत्र में क्या है, अवध भाषा बोली जाती है। देखिए दोनों ही जो भाषाएं हैं या फिर जो बोलियां हैं वो क्या हैं, ब्रज और अवध क्षेत्र की बोलियां हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो है तो दोनों हिंदी का ही रूप, लेकिन जो क्षेत्र के हिसाब से क्या है, ये दोनों बोलियां क्या है, अलग अलग हो गई हैं। यानी कि अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या है, हिंदी भाषा की कई बोलियां बन जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो एक भाषा होती है, उस भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती हैं, या फिर अनेक बोलियां उस क्षेत्र के हिसाब से बन सकती हैं। बोली केवल बोली जा सकती है। देखिए बोली जो हम बोलते हैं, जैसे कि हमारी ब्रज भाषा है, उस ब्रज भाषा को केवल हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कभी हम साहित्य रचना नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य रचना के लिए जो भाषा है वो हमारी कौन सी है, खड़ी बोली ही आती है। लेकिन किंतु कभी कभी क्या है, इन जो बोलियों में क्या है, ये जो बोलियां होती हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, अवध भाषा, या फिर इनको बोलियां बोलते हैं, तो इनमें क्या है, कभी कभी साहित्य रचना देखने को मिल जाती है। जैसे कि ब्रज भाषा में सूरदास ने क्या लिख दी थी, सूरसागर लिख दी थी। और अवध भाषा में तुलसीदास ने क्या लिख दी थी, उन्होंने रामचरितमानस लिख दी थी। तो इन दोनों ने क्या है, इन बोलियों में ही अपनी रचना लिख दी, साहित्य लिख दी। लेकिन ये कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो साहित्य रचना होती है वो खड़ी बोली में ही होती है। देखिए इसके बाद जो अवध में जो रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, जिससे ये दोनों जो बोलियां हैं, यानी कि ये कौन सी बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां थी, क्षेत्रीय रूप था इन बोलियों का। कौन कौन सी, ब्रज और अवध का। अब इन दोनों ने क्या है, इन्होंने तो लिख दी सूरसागर, ठीक है, और इन्होंने लिख दी रामचरितमानस, ठीक है। अब इन्होंने रामचरित और इन्होंने सूरसागर लिख दी। तो अब ये जो भाषा लिखी गई थी ये क्या बन करके आई, ये इसको हमने बोली को जब साहित्य रूप दे दिया तो ये निकल के आई उपभाषा। तो देखिए इन तीनों ही तरह की भाषाओं का इस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं कि जो भाषा होती है उसका क्षेत्रीय रूप होती है बोली में जैसे ब्रज और अवध, लेकिन इन्हीं ब्रज और अवध बोलियों के द्वारा कोई रचना लिख दी जाती है, जैसे सूरसागर और रामचरितमानस। तो उस जो रचना लिखी गई है उस रचना को हम कह सकते हैं कि ये इस रचना की जो भाषा है वो उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा है। तो इस प्रकार से हम तीनों में क्या है ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, इन तीनों का कैसे निर्माण होता है वो हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भाषा और बोली होती है इनमें अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अब आते हैं जो भाषा होती है और बोली होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए जो भाषा होती है
इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत होता है, क्योंकि जो भाषा होती है उस भाषा से कई बोलियां बनती हैं, उपभाषाएं बनती हैं। तो भाषा का क्षेत्र क्या कैसा हो सकता है, तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, साथ ही इसके विपरीत जो बोली होती है, वो बोली क्या होती है, वो भाषा का एक स्थानीय रूप होती है। बोली क्या है, भाषा से ही उत्पन्न होती है, अतः इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। जो अगला जो इसमें बिंदु आता है, जो भाषा होती है, भाषा में हम लिख सकते हैं कि जो भाषा होती है, ये भाषा हमें लिखित रूप में भी मिल सकती है, तो इसका लिखित रूप भी भाषा का हमें मिल जाता है। लेकिन जो बोली होती है, क्योंकि बोली अन्य प्रकार की होती हैं, तो बोलियों का क्या है, हमें लिखित रूप नहीं मिलता, तो इसका लिखित रूप हमें नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही जो भाषा में आती है, जो भाषा होती है वो साहित्य रचना में होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस भाषा के माध्यम से क्या है, हम साहित्य रचना कर सकते हैं। तो साहित्य में क्या है, भाषा का ही प्रयोग होता है। लेकिन जो बोली होती है, बोली केवल बोली जाती है, इसमें साहित्य रचना नहीं की जा सकती। यदि कोई इससे क्या है, हम कह सकते हैं कोई रचना की जा रही है या फिर इस बोली में साहित्य रचना की जा रही हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो उपभाषा का रूप ले लेती है। तो वो उपभाषा का रूप ले लेगी। उपभाषा में क्या है, हम कोई रचना लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, भाषा, उपभाषा और बोली में देखिए, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो होती है बोली। एक बार और समझ लीजिए आप। ठीक है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वो होती है बोली, और बोली में अगर हमने कोई साहित्य रचना कर दी तो वो किसका रूप ले लेती है, वो उपभाषा का रूप ले लेती है। तो ये आप अपने संज्ञान में रखें। इसके बाद जो भाषा में जो अगला बिंदु आता है कि जो भाषा है, भाषा का प्रयोग हम क्या है, सरकारी कामकाजों में भी कर सकते हैं। सरकारी कामकाज, तो सरकारी कामकाज में क्या है, हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बोली का प्रयोग क्या है, हम सरकारी कामकाज में नहीं कर सकते। इसका प्रयोग सिर्फ हम किसी विशेष क्षेत्र में बोलचाल के रूप में ही कर सकते हैं। सिर्फ नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, ये सरकारी काम में प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम क्या है, इसको सिर्फ बोलचाल में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला अंतर स्पष्ट होता है, जो भाषा होती है वो क्या है, व्याकरण समस्त होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो व्याकरण सहित होती है या व्याकरण सम्मत होती है। जो भाषा, एक भाषा होती है वो व्याकरण से सुसज्जित होती है, उसको क्या है, भाषा को व्याकरण से क्या है, शुद्ध किया जाता है। लेकिन जो बोली होती है, बोली में कोई व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है, ना इसका कोई व्याकरण होता है, तो इसमें नहीं होता है, व्याकरण का पालन नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानक भाषा, कि मानक भाषा क्या है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं कि मानक भाषा क्या है। देखिए, जो मानक भाषा होती है वह भाषा का वह परिष्कृत रूप है जो उच्चारण और लेखन के प्रयोग में आदि की दृष्टि से अपने में क्या है, पूर्ण है, अपने व्यवहार क्षेत्र में क्या है, शुद्ध है, आदर्श है। यानी कि हम मानक का अर्थ पे जाएं, मानक शब्द के अर्थ पे जाएं, तो मानक में हम कह सकते हैं जो शुद्ध हो, आदर्श युक्त हो और परिष्कृत हो या परिनिष्ठित हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम मानक कह सकते हैं। यानी कि जिस भाषा का प्रयोग शिक्षित लोग अपने अधिकाधिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, या फिर जो मानक भाषा होती है जो व्याकरण युक्त होती है, जिसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती, उसको हम मानक भाषा कह सकते हैं। यानी कि इस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसकी जो अन्य परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि शिष्ट एवं सुशिक्षित, यानी कि शिष्ट यानी कि पढ़े, सुशिक्षित माने होता है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो अपनाए जाने वाली जो भाषा है, भाषा का जो व्याकरण सम्मत रूप है वो क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं वो क्या कहलाती है, मानक भाषा कहला सकती है। ठीक है, तो इसको हम मानक भाषा कह सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं भाषा और साहित्य पर। देखिए, साहित्य क्या होता है। साहित्य एक भाषा का ही लिखा हुआ एक रूप है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की जो रचना होती है वो भाषा के माध्यम से ही होती है।
देखिए, हम भाषा के जो दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। जब हम मौखिक विचारों को लिखित रूप या स्थायी रूप दे देते हैं लिखित भाषा के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? वो साहित्य कहलाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाषा का जो लिखित रूप है, जिसके द्वारा हम ज्ञान के भंडार को या फिर हम ज्ञान का संचय करते हैं और उसको एक लिखित रूप या स्थायी रूप दे देते हैं, उसी को क्या है, हम साहित्य कहते हैं। और इस साहित्य में बहुत सारे विद्वानों का चिंतन और समाज का विकास किस प्रकार से हो, ये सभी स्रोत इस साहित्य में पाए जा सकते हैं। हम संक्षिप्त सी परिभाषा में साहित्य की परिभाषा दे सकते हैं कि जो ज्ञान के संचित कोश को क्या है, हम साहित्य कह सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। ठीक है। और इस साहित्य के अंतर्गत साहित्य की दो शैलियां आती हैं, एक होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य। अब देखिए, गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, हम एक एक तरीके से समझेंगे। देखिए, पहले आते हैं गद्य क्या होता है। जब साहित्यकार अपनी बात को तुकबंदी के नियमों से पृथक साधारण भाषा में कहता है, तो वो क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। यानी कि उसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है, अपनी भाषा में ही जिस तरीके से व्यक्ति कोई कहानी बताता है या फिर किसी के बारे में उपन्यास लिखता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या है, गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। और इस गद्य साहित्य के अंतर्गत जिस प्रकार की रचनाएं आती हैं, उनमें कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, ये सभी क्या है, पत्र, संस्मरण, ये सभी क्या है, यात्रा वृत्तांत भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि बहुत सारी जो गद्य साहित्य में जो शैलियां हैं रचनाओं की, वो बहुत है। उसके बाद आते हैं कि पद्य क्या होता है। देखिए, जो पद्य होता है, जब कोई साहित्यकार अपनी कविता को या अपने पदों को ऐसा रूप देता है, ऐसा कविता का रूप देता है जिसमें क्या है, तुकबंदी होती है, लय होती है और उसमें क्या एक रिदम होता है, तो उसकी इस रचना को हम पद्य कहते हैं। पद्य को हम काव्य भी कह सकते हैं। पद्य को क्या है, हम काव्य भी कहते हैं। तो इस काव्य में क्या होता है, गीत होते हैं, कविताएं होती हैं, छंद, चौपाई और ये क्या है, दोहे वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं छंद, कविता, गीत, दोहे, ये सभी क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। तो आगे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं हम व्याकरण पर। देखिए, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो व्याकरण के हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो व्याकरण क्या है, हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। बी का अर्थ होता है विशेष रूप से, और आ का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, और करण का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो इसका हम सार्थक शब्द अर्थ निकालें तो इसमें हो सकता है भली प्रकार से समझना। यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो व्याकरण है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना एवं पढ़ने की योग्यता क्या है, हासिल करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं उसे पढ़ना और लिखना दोनों क्या है, सीखते हैं। तो इस भाषा के अनुसार ही व्याकरण भाषा क्या है, नियमों का संकलन है, और यह हमें बताता है कि किस प्रकार से हम क्या है, किसी भाषा को शुद्ध बोल एवं लिख सकते हैं। भाषा के जो रूप है वो स्तर रखता है, और व्याकरण इस लिखित भाषा को क्या है, शुद्ध बनाता है, और लिखित जो रूप है इसको क्या है, स्थिर रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि व्याकरण का हमारे भाषा में कितना महत्व है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, सीता
पेड़ पर चढ़ता है। और दूसरा वाक्य लिखा मैंने, सीता पेड़ पर चढ़ती है। ठीक है, देखिए ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये शुद्ध है। और ये शुद्ध क्यों है, देखिए क्योंकि हमें व्याकरण से पता चल रहा है जो सीता है वो सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया होगी वो भी उस कर्ता के अनुसार ही होगी। तो यहां पर देखिए जो सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, और उसका जो क्रिया की जा रही है वो भी स्त्रीलिंग यानी कर्ता के अनुसार ही की जा रही है। तो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो व्याकरण है वो हमें सही और गलत भाषा का तरीका बताता है। तो इसके साथ जो व्याकरण के भाग होते हैं वो व्याकरण के मुख्यतः 3 प्रकार के भाग होते हैं, क्योंकि जो व्याकरण शुरू होता है वो इन्हीं 3 बातों पर टिका हुआ है और इन्हीं 3 चीजों पर भाषा का निर्माण होता है। तो वो 3 शब्द कौन से हैं, देखिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है व्याकरण का वह क्या है, वर्ण विचार। दूसरा क्या है, शब्द। और तीसरा क्या है, वाक्य। इन्हीं 3 भागों के आधार पर क्या है, ये हमारा जो व्याकरण है टिका हुआ है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या है, भाषा का क्या है, जन्म होता है। भाषा को क्या है, लिखित रूप दिया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं जो वर्ण विचार होता है, या फिर यह हम कह सकते हैं जो वर्ण होते हैं वो व्याकरण के इस भाग में हमें वर्णों की बनावट बताते हैं, उच्चारण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कराते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या जो है वो वर्णों की है, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, लेकिन सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को जब निश्चित चिन्ह दे दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे वर्ण। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वर्ण विचार के बाद में शब्द आते हैं और शब्द के बाद में वाक्य आते हैं। अब आते हैं कि शब्द विचार क्या होता है, शब्द क्या होते हैं। व्याकरण के इस भाग में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति या बनावट या उच्चारण, वो इसका उन सब चीजों का अध्ययन इन शब्द के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इन शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। ठीक है, उसी के बाद जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के प्रकार, वाक्य किस प्रकार का है, शुद्ध है अशुद्ध है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो वाक्यों के इस भाग के अंतर्गत भेद होते हैं, प्रयोग होते हैं, और वाक्यों की जो रचना होती है उसके विषय के अध्ययन में ये वाक्य विचारों के द्वारा हमें पता चलता है। तो वाक्यों की जो उत्पत्ति होती है वो शब्दों के मेल से होती है। ठीक है, तो पहले ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि के बाद वर्ण बने, वर्ण के बाद शब्द बना, शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो ये था व्याकरण। और आगे हम अगली क्लास में क्या है, व्याकरण ही शुरू करवाएंगे, और अगली क्लास में जो चैप्टर होगा, जो अध्याय होगा वो होगा वर्ण विचार। तो इस आज के जितने भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो आज के जितने भी इसमें मैंने जो भी पढ़ाया इस क्लास में, उसके अंतर्गत कुछ बातें निकल के आती हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। जैसे पहली बात है कि जब भाषा की शुरुआत होती है, जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं तो भाषा के वह ध्वनि प्रतीक चिन्हों की ऐसी व्यवस्था, या फिर उन ध्वनियों को हमने ऐसे निश्चित चिन्ह दे दिए हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाषा क्या है। तो भाषा को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि भाषा की अभिव्यक्ति हम क्या 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो ये दोनों आपको भाषा के दोनों रूप याद होने चाहिए कि मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितने माध्यमों से कर सकता है। तीसरी जो बात निकल के आती है कि भाषा का जो लिखित रूप होता है वो भाषा को स्थिरता प्रदान करता है। देखिए मौखिक जो भाषा होती है वो अस्थिर होती है, आज कुछ बोला तो पल भर में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम उस मौखिक भाषा को जब हम लिखित रूप के द्वारा स्थिरता दे देते हैं तो वो क्या है, एक पक्की या फिर वो स्थिर हो जाती है भाषा, वो शुद्ध हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं
वो भाषा क्या है, उसको हम काट नहीं सकते, वो लिख गई तो लिख गई। इसके बाद जो चौथी बात आई थी, जब हमने भाषा के इतिहास के, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में बताया था, तो इसमें यह बताया था कि जब हमारे देश में को स्वतंत्रता मिल गई थी तो 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारी लिपि बताया गया था देवनागरी को, और राजभाषा हमारी हिंदी को रखा गया था। तो ये चीज आप क्या है ध्यान में रखिए। इसके बाद जो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं उनको हम लिपि कहते हैं। देखिए जो भी ध्वनियां हम मनुष्य क्या अपने मुख से तरह तरह की क्या आवाजें या ध्वनियां निकालता है, और उन ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दे देना ही क्या लिपि कहलाता है। तो ये लिपि की परिभाषा के अंतर्गत आप इसको ध्यान रखिए। बाद में हमने मानक भाषा के बारे में बताया था कि मानक भाषा क्या होती है, तो हमने ये बताया था इसके अंतर्गत आप ये परिभाषा याद रखिए कि जो शिष्ट एवं सुशिक्षित लोग होते हैं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो भाषा है वो व्याकरण सम्मत होती है या फिर व्याकरण सम्मत रूप माना जाता है। वह भाषा का व्याकरण सम्मत रूप होता है, उसको ही हम क्या है मानक भाषा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो मानक भाषा होती है वो शुद्ध, आदर्श और परिनिष्ठित होती है। उसका प्रयोग साहित्य, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इसके बाद जो ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। हमने साहित्य और भाषा के बारे में बताया था, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि ज्ञान के संचित कोश को यानी कि ज्ञान के भंडार को हम क्या है साहित्य कहते हैं। इसके बाद हमने व्याकरण के बारे में बताया था, और व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उस भाषा को शुद्ध लिखना एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये जानेंगे कि भाषा की शुरुआत कैसे होती है, वर्ण विचार क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, और अनुस्वार ये सभी चीजें हम क्या है अगली क्लास में जानेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।